जी, हमारे साथ नाज़िया जी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, तो मैं विदाउट डिले अपनी मेहमान को स्ट्रीम में ले लेता हूँ। नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसी हैं आप? नमस्कार, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत खुशी हुई आपको देखकर, क्योंकि जो लास्ट वीक में जितना मैंने देखा था, सुना था, तो काफ़ी तकलीफ हुई थी, दुःख हुआ था और परेशानी भी हो रही थी कि यार ये क्या मामला चल रहा है। लेकिन हमको ये भी पता है कि नाज़िया जो है वो शेरनी है। तो इतनी आसानी से कोई नाज़िया को जो है ना वो दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। तो लास्ट वीक में हमने स्ट्रीम की थी, लेकिन आप चूंकि बिजी थी तो बात नहीं हो पाई थी। तो नाज़िया जी, क्या था पूरा मामला और क्या कुछ घटा आपके साथ? जरा हमें भी और दर्शकों को भी बताइए ताकि लोगों को पता चले। हाँ, एक्चुअली पूरी बात किसी को पता ही नहीं चल पा रही है और जो कुछ भी मैंने ट्वीट किया है बस उसी से बात पता चली है। और मुझे न्यूज़ चैनल्स ने बहुत मतलब अच्छे से दिखाया है सारी चीज़ों को और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी बहुत बात की, मैंने उसको बाद में पूरा सुना था, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहिल तुम्हारे पूरे प्लेटफ़ॉर्म की और पूरे व्यूअर्स की। आपकी आवाज शायद 1 मिनट दीजिएगा नाज़िया जी। यार नाज़िया जी की आवाज सिर्फ मुझे ही ब्रेक होके लग रही है, आवाज कट रही है या आपको क्लियर आवाज आ रही है? जरा बताना, मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है या नाज़िया जी के वहां से? जरा एक बार कमेंट में कंफर्म करो, क्योंकि मुझे कट के आ रही है इनकी आवाज। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ये देखिए ब्रेक है, आपके इंटरनेट में शायद कुछ मसला था, थोड़ी ब्रेक हो रही थी। ठीक है, अभी देखते हैं नाज़िया जी, आप कुछ कह रही थी, फिर से एक बार बोलिए। अभी अभी ठीक है, एकदम क्लियर है? मैं बोलूं, सारी बातों को डिटेल्स में हाँ, अभी रखूं? क्लियर है, हाँ, क्लियर है, एकदम परफेक्ट। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक जूस वाला 2 ml या 3 ml सुसु मिला करके दे रहा था और उसने अपने ढाबे का नाम जो है, दुकान का नाम खुशी रखा था। तो इसी मामले को अच्छा, लेकर खुशी के नाम था उसके ढाबे का? हाँ, 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 बल्कि बज़ाफ़्ते पूरा यूरिन का एक पूरा बॉटल भी पुलिस ऑफिसर ने सीज़ किया है और उसने खुद एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि वो 2 ml 3 ml अपना ही मूत जो है वो मिला करके लोगों को देता था। और कितने लोगों ने कहा है कि मैंने तो बहुत बार पिया है इसके यहाँ से जूस वगैरह। अरे तो रे 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 उस रे 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 कांवड़ रे, उल्टी यात्रा आ को जाएगी लेकर एकदम। कांवड़ यात्रा को लेकर के जो मसला चल रहा था और जो सर्वोच्च न्यायपालिका में जो बात चल रही थी, और उस वक्त मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पे थी। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जब दौरे पे थी तो एक न्यूज़ गैलरी था जो उत्तर प्रदेश का है और एक और न्यूज़ था 99 खबर, वो दिल्ली बेस्ड है। तो एक कंटेंट मैंने दिया था प्राचीन हनुमान मंदिर डी ब्लॉक कन्नॉट प्लेस दिल्ली में, और एक मैंने इंटरव्यू दिया था द न्यूज़ गैलरी वाला उत्तर प्रदेश में और कांवड़ यात्रा पर ही था। तो उसमें मैंने कहा कि जब मुस्लिम हिंदू भगवान के नाम से अपना ढाबा रख सकते हैं तो हिंदू भी मुसलमान के नाम से अपना ढाबा रख लें, इसमें क्या दिक्कत है? और जो न्यायपालिका का जो डिसीजन आएगा उसमें मैंने बहुत सारे मुसलमानों के नाम भी लिए थे। अब उसके बाद तो 2 अढ़ाई महीना बिल्कुल शांति रही थी, बिल्कुल। हालांकि ट्वीट भी किया गया था और वो चीजें बहुत, मेरे कंटेंट वायरल होते हैं, वो वायरल भी हुआ था, लेकिन कंप्लीटली 2 अढ़ाई महीना बिल्कुल शांति रही थी। और उसके बाद फिर अचानक से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में मेरे लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि नाजिया ने गुस्ताखे रसूल किया है तो उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। और पाकिस्तान जिस यूट्यूब चैनल्स पर मैं बैठती हूँ उन लोगों ने काफी स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेजा था कि ये देखिए इस तरीके से सब कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में पाकिस्तान में ये चला रहा है मुहिम। मैंने कहा पाकिस्तान में चला रहा है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो थूकती हूँ ऐसे ही पाकिस्तान पर, इन जाहिलों से मैं क्यों अपना सर फोड़ूंगी, चला रहा है चलाने दो, बल्कि बोलो और चलाने के लिए, मैंने ये बोल दिया। अब उसके बाद फिर एज ऑफ सडन मुझे दिखा कि फरहाद हकीम जिन्होंने 2021 में पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को उसी के एंकर को कहा था 2021 के विधानसभा इलेक्शन में
कोलकाता के, कि वो कोलकाता को, पोर्ट एरिया को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और उसी पोर्ट एरिया से कंटिन्यूअसली मेरे लिए प्रदर्शन और लोग जुड़ करके थाना में जा करके मेरे लिए FIR करना स्टार्ट किए, ये किए, वो किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने करना स्टार्ट किया। मीटिंग किया जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक्स IPS ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुमायूं कबीर भी थे। और उनके बगल में, जबकि वो एक्स IPS ऑफिसर रह चुके हैं और TMC के अभी विधायक है डेबरा से, और उनके बगल में खड़े होकर के एक बंदा कह रहा है कि उसको काट करके हम खुद भी मर जाएंगे लेकिन चलेगा, पर उसको काट देंगे। और एक हैंडबिल बटा था, उस हैंडबिल में भी वही था कि मैंने गुस्ताखी रसूल की। तो अब मैं लेटर्स जो है वो जो NCP क्राइम को सबको भेज रही थी कि भाई मैंने कब किया, मुझे ये तो बता दो कि किया कब। तो उसके बाद फिर सडनली मेरे पास एक नोटिस आता है गार्डन रीच पुलिस स्टेशन से कि आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा है और आपको आकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन बिटवीन जिस दिन उसने मुझे बुलाया था उसी दिन मुझे निकल जाना पड़ा गुजरात के लिए और झारखंड के लिए। तो मैंने एक मेल फिर से कर दिया कि ऐसा ऐसा है कि मैं निकल रही हूँ, तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, आप मुझे नेक्स्ट कोई डेट दे दीजिए। तो उसने मेल का रिप्लाई दिया गार्डन रीच पुलिस स्टेशन ने कि वो 5 सितंबर तक छुट्टी पर है और उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। अब इन ड्यूरिंग 5 सितंबर क्या हुआ कि मेरे अगेंस्ट में ये सब कुछ होने लगा, मतलब प्रदर्शन बढ़ गया और ये सब सारी चीजें बढ़ गई। तो मैंने गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को मेल किया कि क्योंकि पोर्ट एरिया बहुत ज्यादा थिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है, तो मुझे वहां नहीं बुलाइए, आप मुझे DC पोर्ट के ऑफिस में बुला लीजिए, डिप्टी कमिश्नर पोर्ट के ऑफिस में बुला लीजिए, या आप मेरे चैम्बर आ जाइए, क्योंकि कानून, नए वाले कानून हमें ऐसे प्रावधान देते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और आप जहां पर अगर महिला के ऊपर FIR हुआ है तो आप उसके कंफर्टेबल जगह पर भी जाकर के आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो उसी कानून के उसी आधार को लेकर के मैंने उनसे कहा कि आप या तो मेरे चैम्बर आ जाइए या तो आप डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में मुझे बुला लीजिए। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि मेरे एक फर्म में जो एडवोकेट काम करते हैं, वो हाई कोर्ट के वकील हैं, मेरे कलीग हैं, उनको फोन आया कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग कब आ रहे हैं नाजिया जी से बात करने के लिए। एंड एज ऑफ सडन मेरे घर के नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, यहाँ 500 मुसलमान छुपे हुए हैं, वहां 500 मुसलमान छुपे हुए हैं, और पूरा एक अजीब सा माहौल बनाया गया। और फिर सडनली मेरे घर पर तकरीबन 22-25 पुलिस आ गई DSLR कैमरा लेकर के, और एकदम मतलब ऐसे अग्रेशन में, चलिए आपको अभी चलना होगा, अभी चलना होगा। और सुबह के 8 बजे तो मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे ब्रश करने दो, मुझे चेंज करने दो, अब मैं ट्रैक और टी-शर्ट में विदाउट इनर तुम्हारे साथ थोड़ी चले जाऊंगी, मुझे ब्रश तो करने दो। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश किया, और जब मैं ब्रश कर रही थी और मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तब भी मेरे बेडरूम में गार्डन रीच के पुलिस ऑफिसर ने, जो आयो आया था तमंग, उसने 2 लेडीज पुलिस को मेरे बेडरूम में बैठा दिया। मैंने कहा यहाँ से मैं कहाँ भागूंगी, और कोई मैं चोर डकैत थोड़ी हूँ जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो फिर भी वो बहुत अग्रेशन में था, बहुत अग्रेसिव नेचर था उसका, और शायद उसको TMC के विधायक जो है एक्स IPS, उनका भी प्रेशर होगा। तो जो भी उन्होंने किया, मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने साइन किया वारंट पर, और फिर मैं उनके साथ निकल पड़ी। अब जब मैं निकल पड़ी तो कोलकाता की तो गलियां, सारी गलियां मुझे पता है, चप्पा चप्पा मुझे पता है। तो वो गाड़ी घुमाए गार्डन रीच की तरफ नहीं घुमा करके वो वेस्टपोर्ट पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा रहे थे। मैंने कहा ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपका FIR गार्डन रीच का, आप पुलिस ऑफिसर गार्डन रीच के, तो आप मुझे बोला वेस्टपोर्ट लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों लेकर जाइएगा आप मुझे वेस्टपोर्ट? तो नहीं, वहां पर आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा कैसे? यही तो मैंने आपको मेल में किया था, यही बात, सेम बात तो मैंने आपको मेल में कहा था कि आप मुझे गार्डन रीच ना बुला करके कहीं और बुला लीजिए। तो आप तो मुझे रिप्लाई भी नहीं दिए, और आप एज ऑफ सडन आप चले आए मुझे अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर वो मुझे वेस्टपोर्ट थाना लेकर के गया है सुबह 9 बजे।
8 बजे मेरे घर से निकला, 9 साढ़े 9 बजे के करीब वेस्टपुर थाना वो पहुंच गया। वहां पर वो चाय पिला रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके बाद फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी वेडी किए, और जो मुझे कोर्ट प्रोडक्शन देना चाहिए था उसको 1 बजे, वो मुझे कोर्ट ही लेकर के पहुंचा है 2:45 बजे। 2:45 बजे, बस उसको कैसे भी करके सनसेट करना था कि सनसेट हो जाएगा तो हम इसको कस्टडी में ले लेंगे, क्योंकि ये वो भी जानता था कि इसको बेल मिल जाएगा, तो इसलिए वो डीले कर रहा था, वो कानून के साथ खेल रहा था। अब जब मैं कोर्ट पहुंची हूं तब मुझे समझ में आया कि ये एंटायर रास्ता किसको कॉल कर रहा था। कर लिया वो काम, जो काम करना था वो कर लिया, काम जो काम होना था वो हो गया। अब मैं उससे पूछ भी रही हूँ कि ये सब तुम किसको बोल रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। मैं उससे बार बार पूछ रही कि तुम, क्योंकि मुझे तो भाई शक हो ही रहा है ना, मैं इस प्रोफेशन से तो कोई दूर नहीं हूँ। तो अब वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर जब मैं अलीपुर कोर्ट पहुंची हूँ तो भैया लाखों से ऊपर नारेबाजी, नारे तकबीर का नारा, तो भाई सबने जो पूरा ये नारा, एक पूरा जो इस्लामिक जो नारा होता है, जो इस्लामिक कंट्री में ब्लास्फेमी करते वक्त नारा होता है, वो नारा वो सब कर रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे जब लॉकअप रूम की तरफ लेकर जाया जा रहा था तो वो दृश्य आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने मिसयूज किया है पावर का। वो वीडियोस तो काफी वायरल भी हुआ है, जिसमें लोगों ने कहा है कि नाजिया ने अच्छा रिप्लाई दिया है। तो मैं अंडर कस्टडी भी मैं वो लाखों मुसलमानों को अकेले संभाल रही थी, इवन नोइंग फुल्ली वेल कि ये पुलिस ने ही इनको फोन करके बुलाया है। और आज अगर पुलिस का मोबाइल सीज कर लिया जाए, क्योंकि कलकत्ता पुलिस बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर देती है, तो अगर सीज किया जाए और अगर सही से इंक्वायरी की जाए तो पता चल जाएगा कि उस भीड़ को जमा करने में कहीं ना कहीं आयोग का हाथ था, बिल्कुल था। और उसके बाद फिर मुझे लेडीज पुलिस ने पूरा खींच करके अंदर ले गई, और उसके बाद विद इन 3 आवर्स मेरा बेल हुआ है। और बेल के ऑर्डर में पुलिस जो आयोग ने मुझे अरेस्ट किया था, वो तो उसको तो जो झाड़ पड़ी है जज से, जो झाड़ पड़ी है, और साफ लफ्जों में जज ने लिख करके दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को, आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे नहीं छीन सकते हैं। आपने जो अरेस्ट किया है इसमें आपका ना सीजर लिस्ट सही है, ना आपका बाकी का डॉक्यूमेंट सही है, ना आपके एविडेंसेस सही है, आपको डॉक में खड़ा किया जा रहा है। बीइंग एन आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आप डॉक में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपने ये अरेस्ट कर कैसे लिया? हाँ। और फिर जॉइंट सीपी क्राइम को जज ने फॉरवर्ड किया है उस ऑर्डर को कि आप इस पर देखो कि ये कैसे हो सकता है। और फिर मुझे विद इन 3 आवर्स बेल मिल गया, लेकिन बेल बॉन्ड साइन करने के बावजूद भी मुझे लॉकअप रूम में ताला बंद कर करके मुझे 4 घंटे और बैठाया गया, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं बाहर निकल गई तो मेरा गला सर तन से जुदा हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रोटेक्शन के नाम पे आपको जेल पे रखा गया? नहीं, जेल नहीं, वो लॉकअप रूम जो कोर्ट के अंदर होता है उस वहां पर रखा गया। और मतलब पूरा ऑफिसर लोग जो लॉकअप रूम के थे, दे आर वेरी कंसर्न, बहुत अच्छे थे। अलीपुर कोर्ट के लॉकअप रूम के ऑफिसर वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन दिया और दे करके उन्हें कहा कि मैम थोड़ा सा मतलब अंधेरा होने दीजिए, ये भीड़ छटने दीजिए। फिर जो एडवोकेट्स मेरे काउंसिल थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने भी आकर के कंटिन्यूअसली 4 घंटा वो लोग भी एक पैर पर खड़े रहे कि नाजिया जब तक भीड़ नहीं हटेगी हम लोग तुमको गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। फिर जब भीड़ हटी है, पूरा अंधेरा हुआ है, तब मुझे गाड़ी में बिठाया गया है। तो ये सिचुएशन था मेरे साथ। और उस दिन जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें से कुछ तृणमूल कांग्रेस की महिला नेत्री ने कहा है कि मैंने मुसलमान बलात्कारियों का नाम क्यों लिया नेशनल न्यूज पर, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। अब मेरा सवाल यहाँ पर होता है कि पहले भारत के लोगों को डराया जाता था गुस्ताखे रसूल की सजा बोल करके, सर तन से जुदा, और हजारों लोगों के सर तन से जुदा हुए भी हैं। उसके बाद फिर हमने हालिया में देखा गुस्ताखे बीफ की सजा। अब मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर देख लिया कि भाई गुस्ताखे मुसलमान बलात्कारी का नाम लेने की सजा, मतलब मुसलमान बलात्कारी अगर वो मुस्लिम होगा तो हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ। और जो मतलब एक तो होता है उसको बताना
और एक होता है प्रैक्टिकली अपने ऊपर झिलता हुआ देखना। हाँ, जो भीड़ थी वहां पर, वो छोटे छोटे कैंची के साथ थी, उसके बाद फिर गन के साथ थी, उसके बाद छुरी के साथ थी। वो पूरा ऊपर से वीडियो मेरे किसी लोग ने किया है, और कर करके मैं जब हाई कोर्ट इसको मूव करूंगी तो वो पूरा वीडियो मैं जमा करूंगी ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट को। मैं बिल्कुल, और नेक्स्ट डेट जो मेरा फरवरी का हुआ है, मैं लोअर कोर्ट को भी वो पूरा का पूरा वीडियो मैं सबमिट करूंगी, क्योंकि उस वीडियो में जो फैक्ट है, जो वो मॉब आया था, वो एक्चुअली में एक मतलब कोई एक साजिश लेकर के आया था। एंड द सेकंड थिंग इज कि मेरा डाउट है कि ये प्रदर्शन और ये गुस्ताखे रसूल का नारा मेरे लिए पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल कैसे आ गया? तो कहीं ऐसा नहीं कि जो लोगों ने मिलजुल करके मेरे अगेंस्ट में ये सब कुछ किया और जो कोर्ट को प्रूफ भी नहीं कर पाए, ये इनको पाकिस्तान के किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे सामने एक, अभी भी मैं तकरीबन 10 एडवोकेट्स के साथ बैठी हुई थी, 10 से ज्यादा ही थे, अगर मेरे जूनियर्स को मैं काउंट कर लेती हूँ तो उससे ज्यादा ही थे, और 4 जो सीनियर मेरे ऑफिसर थे, और चारों कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं। उन्होंने मेरे जब पूरे बातों को मैंने बताया और सारी चीजें दिखाई हैं, तो उन्होंने कहा कि नाजिया, हमें भी शक लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की कोई फंडिंग इन लोगों को आई है, क्योंकि एक दूसरे देश में नारा हो रहा था मेरे लिए, एक इस्लामिक देश में एक पोस्टर और बैनर जो है वो बना करके उसको स्प्रेड किया जा रहा था। फिर वो नारा पहुंचा तेलंगाना, फिर वो नारा पहुंचा केरला, और केरला के पीएफआई जो स्टैम्प्ड सर्वोच्च न्यायपालिका का स्टैम्प्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो नारा निकल करके आया शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान के पास। अंजुम खान से वो नारा चला आया पश्चिम बंगाल में, और फिर मेरी मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम भी कर दिया गया। तो आखिर इसमें कितने लोग जुड़े हैं और फंडिंग कहां से आई? जो 100-150 से ऊपर वकील मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे जो मैं 150 वकील खड़ा कर सकती थी। मेरे तो 2 सीनियर खड़े हुए थे और 3 जूनियर जो मेरे खुद के हैं वो खड़े हुए थे। मैं तो कोई लाखों करोड़ों रुपए का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल अपने लिए खड़ा नहीं करवा सकती थी। मैं बहुत गरीब इंसान हूं भाई। तो कहां 150-200 वकील मेरे विरोध में, और कहां मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सीनियर, दैट्स इट। और ये कोर्ट को भी पता है, और कोर्ट के पास प्रूफ भी है कि मेरे 3 ही सीनियर ने सिग्नेचर भी किया। तो ये 150-200 वकील खड़ा करना, इतना बड़ा मॉब इकट्ठा करना, कंटिन्यूअसली सारे थाना में जाकर के एफआईआर करवाना, तो हर एक स्टेप कानूनी जवाब लेते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये पैसा आया कहां से, ये भी बहुत बड़ा सवाल है मेरे सामने। जी अच्छा नाजिया जी, तो ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था उस वीडियो के माध्यम से भी, और जो आपने अभी पूरी बात बताई है कि ये पूरी प्लानिंग आपको लिंच करने की थी उधर। यानी अगर वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वो आप जैसे कि कहा कि उन्होंने काफी आपको सपोर्ट किया वहां पे कोर्ट में, तो अगर वैसा नहीं होता तो फिर एक और लिंचिंग का मामला हो जाता गुस्ताखे रसूल के नाम पर। हाँ, एकदम आराम से हो जाता। मैं तो अभी भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि अगर कोर्ट के ऑफिसर्स ने, जो लॉकअप रूम के जो ऑफिसर थे, अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किया होता और मेरे सीनियर ने मुझे ऐसे घेर करके मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होती, और किसी से बात तो करना बहुत दूर की बात है, वह खत्म हो चुकी होती। जिस हिसाब से इवन कोर्ट के, अलीपुर कोर्ट के प्रीमाइसेस पे नारा लगा है कि पूरा कोर्ट जला देंगे अगर इसका बेल हो जाता है, इसको खत्म करके खुद को खत्म कर लेंगे अगर इसका बेल हो जाता है, ऐसे नारा। और इन नाराओं को जितने भी छोटे छोटे मुस्लिम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इस नारे को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, पर वो सारा नारा जो है वो मेरे लोगों ने पूरा कैप्चर किया है। जो क्योंकि मैं खुद कानून की जानकार हूं, तो मैं उसको किसी को दे नहीं सकती हूँ। मैं डायरेक्ट उसको पेन ड्राइव में ले लिया है मैंने, और मैं उसको कलकत्ता हाई कोर्ट को ही सबमिट करूंगी कि किस किस्म के तालिबानी नारे कोर्ट के प्रीमाइसेस में लगे हैं।
जी। अच्छा, तो एक चीज तो बड़ी अजीब मुझे लग रही है नाज़िया जी, कि जितना हमने आपको सुना है, देखा है, तो आप तो कभी इस्लाम या रसूलुल्लाह के अगेंस्ट तो आप बोलती भी नहीं है। तो भी आपके ऊपर अगर इस तरीके से गुस्ताखी के नाम पे ये लोग इस तरीके से करेंगे, तो फिर बाकी जैसे हम जैसे लोग हैं जो सामने रख के बोलते हैं, तो फिर हमारा तो क्या ही हाल करेंगे अगर हम इनके हाथ में लग जाए यार। ये बड़ी मतलब बहुत बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस बात का बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि भाई कितने डेंजर में ये मामला है कि कोई अगर इस तरीके से, जिसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके तहत अगर वो कुछ बात रखे, तो ये अगर इतना सामने वाला आपके लिए मरने मारने पे मरना तो नहीं है, इन्होंने आज तक हमने मरते हुए तो नहीं देखा है, मारते हुए देखा है। तो ये क्या मतलब किस किस दिशा में ये देश को लेके जाना चाह रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, और फिर हमारी गवर्नमेंट फिर इस पे क्या कुछ नहीं करती है, मतलब क्यों कुछ नहीं कर रही है? देखो साहिल, अभी जैसे मैं अभी भी देख रही थी, एक नेशनल न्यूज को सुन रही थी मैं थोड़ी देर पहले। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें 12 वफात, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसको उसमें इन्होंने फिलिस्तीन के झंडे लहराए हैं और माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कहा है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। फॉर नो रीजन चिल्लाया है, मतलब कुछ रीजन ही नहीं था। तुम 12 वफात मनाओ ना भाई, शांति से मनाओ, तुम अच्छे से प्यार से मोहब्बत से 12 वफात मनाओ। तुमको ये चिल्लाने की क्या जरूरत है गुस्ताखे रसूल की सजा, सर तन से जुदा, ये क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अब आती है बात कि ये इस देश को ये क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे देश में जो टेररिज्म माइंड के जो मुसलमान हैं, वो आज भी पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, आज भी। और ये मुहिम पाकिस्तान में इसलिए चली थी क्योंकि रमजान में पाकिस्तान के एक मौलाना ने मस्जिद के अंदर एक 11 साल के 17 या 18 रमजान को, उसके पूरे डिटेल्स मेरे पास है, मस्जिद के अंदर एक लड़के का रेप किया था अनल सेक्स के द्वारा। तो उस पर मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पर बहुत मतलब नदामत करी थी और मैंने उनको बहुत शर्मिंदा किया था कि ये कैसा इस्लामिक देश है। और मेरे उस स्टेटमेंट के बाद ही पाकिस्तान में ये सारी चीजें मेरे खिलाफ में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर 14 अगस्त को एक यूट्यूबर थी जो बाहर देश से आई थी पाकिस्तान को कवर करने के लिए 14 अगस्त को। तो उसको पूरे एक मॉब ने मोलेस्ट किया था और 5 दिन तक अपने पास रख करके हजारों मर्दों ने उसके साथ रेप किया था पाकिस्तान में। उस पर भी मैंने डिस्कशन किया था पाकिस्तानी चैनल्स पर, और कोई लड़की के साथ ही मैंने डिस्कस किया था। तो उसका भी खुन्नस जो था वो पाकिस्तानी मर्दों को बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर अल कुरान वाले मानने वाला मुसलमान ये कैसे कर सकता है। तो मैंने काफी बातें बोली थी, लेकिन एक शब्द भी आज तक मैंने ना इस्लाम के खिलाफ बोला है, और मैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोल ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ मुस्लिम, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं उन सारी चीजों से दूर रहती हूँ जो गलत है। मुझे पता है कि कौन सी बातें कहाँ पर इन मुसलमानों को उत्तेजित कर देती है और कहाँ पर ये मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ, मेरी लाइफ के साथ खेल सकते हैं, ये तो मुझे पता है, मैं तो जानती हूँ। तो मुझे आइडिया है कि अपनी जुबान को कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये तो मैं जानती हूँ। तो इन्होंने वो पाकिस्तान की फंडिंग के साथ मिल करके, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड की सारी पंथियों को खोल रही हूँ, क्योंकि मैं यूसीसी का समर्थन खुल करके करती हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी राइट विंग को मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, तो ये बहुत सारा खुन्नस और बहुत सारे मौलवी मुल्लाओं के भेद खोलती हूँ। जो भी मुसलमान बलात्कार करता है मैं उस बारे में बिल्कुल मुंह खोल करके बोलती हूँ। तो ये सारी चीजें इनको बहुत बुरी लग रही थी। मैंने मुंह खोल करके बोला है, नेशनल न्यूज चैनल पर बोला है, साजिद रशीदी ने मुझे डिफेम किया, मुझे डेरोगेटरी रिमार्क दिया नेशनल न्यूज चैनल पर कि मेरे 3 हस्बैंड है, जिसमें से एक हिंदू हस्बैंड है मेरा,
मैंने उसके ऊपर केस किया हुआ है, एक एफआईआर मैंने दिल्ली में करवाने के लिए कहा है, दो कोर्ट केस मैंने, क्रिमिनल कोर्ट केस मैंने ऑलरेडी बंगाल में किया हुआ है। साजिद रशीदी के ऊपर डेफेमेशन नोटिस मैंने भेजा हुआ है, वो आज तक डेफेमेशन नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है। पर मेरे इस इंसिडेंट के बाद मैंने दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट मेल करके और फोन करके मैंने बोला है कि अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचना पड़ेगा और मुझे आपके अगेंस्ट में भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये साजिद रशीदी आखिर क्या चाह रहा है। तो इन सारी चीजों को बस मेरा मुंह बंद हो जाए और किसी भी तरीके से जो कुरीतियां हैं, जो अश्लीलता है, जो आवारगी है, जो बेहूदगी है, वो मैं ना बोलूं और मैं खामोशी से बैठ जाऊं। इसके लिए ये पाकिस्तानी फंडिंग पर ये सारा सिनेरियो और ये सारी चीजें मेरे लिए सेट की गई हैं। अब मेरा इसमें कहना है कि केंद्र की सरकार को हर हाल में ऐसे लोगों के खिलाफ स्टेप लेने की जरूरत आन पड़ी है। हम कब तक अपने इंसाफ के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट जाते रहेंगे भाई? मतलब मुंह से कुछ बोला और कोर्ट जाओ, मुंह से कुछ बोला और कोर्ट जाओ, मतलब व्हाट इज दिस? वो तो आराम से बैठ करके गोबर भक्त अन्न भक्त बोलते रहते हैं हिंदुओं को। हिंदू तो नहीं चाह रहे हैं एफआईआर करने के लिए, वो तो भाई अपने मगन में मस्त है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, बोलते रहो गोबर भक्त और अन्न भक्त। तो हम कुछ ना बोल करके भी फंस जा रहे हैं। हिंदुओं को कितना मलाइन करते हैं मुसलमान। यही वेस्ट बंगाल में शाइनी घोष ने शिव भगवान के सर पर कॉन्डम पहना दिया था, पर हिंदू, पश्चिम बंगाल के हिंदू एकदम आराम से थे, मस्त थे, पहनाएंगे क्या फर्क पड़ता है, कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद फिर महुआ मोइत्रो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इतने बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ करके बोला टाइम्स नाउ में, वो भी नाविका जैसे इतनी बड़ी एंकर के साथ कि क्या है ये क्या बोलते हैं, काली माँ जो है वो हाथ में मीट है और सिगरेट है और शराब है, तो उन्होंने गॉडेस काली माँ को इतना मलाइन किया, इतना डिफेम किया। लेकिन हिंदू तो, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बोल दी। लेकिन हम अगर मुसलमान बलात्कारी का नाम भी ले लेते हैं तो मुसलमानों को बुरा क्यों लग जाता है? अब मैंने क्या ही बोल दिया था, मैंने यही तो बोला था कि नासिर खान बलात्कार किया और फिर 9 साल की सजा, 9 या 10 साल की सजा खट करके रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया है और फिर उसने शादी किया वेस्टर्न 5 स्टार होटल में। तो मुसलमान अब्बा जान जो है वो अपनी जवान बेटियों को सजा सवार करके बलात्कारी की शादी में लेकर के गए। तो मैंने क्या गलत बोल दिया? ये तो हुआ ही है, ये तो हुआ है यहाँ पर बंगाल में। अब मोहम्मद खैबर ने बलात्कार किया एक 8 साल की हिंदू बच्ची का, तो मैंने क्या पाप कर दिया? मोहम्मद ओवैस ने बलात्कार किया है एक मुसलमान बच्ची का, मदरसे में उसको प्रेग्नेंट कर दिया और भाग गया, उसको दूसरे राज्य की पुलिस ने अरेस्ट किया, तो मैंने क्या पाप कर दिया? अगर बोल दिया तो बलात्कारी को बलात्कारी ना बोलूं तो क्या बोलूं मैं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमेशा से हमने ये देखा है कि मोस्टली जो है ये वन साइडेड गेम चलती है। सामने वाला कुछ भी बोलता है हिंदुओं के लिए, मतलब हिंदू देवी देवताओं के लिए या किसी और रिलीजन के लिए, तो वो आवाम जो है वो एकदम इतना ज्यादा कोई उत्तेजित नहीं हो जाती कि आपको मारने दौड़ने के लिए पड़ रही है, फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हो। लेकिन यहाँ इस साइड से अगर कोई कुछ बोल दे तो उसकी जिंदगी पूरी जो है वो हराम कर दी जाती है, जीना हराम कर दिया जाता है, उसका चलना फिरना हराम कर दिया जाता है। वो हमेशा एक डर में जीता है कि यार मैं कहीं चले जाऊं, किधर मेरी लिंचिंग ना हो जाए, कोई मुझे कत्ल ना कर दे, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। ये बड़ी अजीब चीज है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो है इसके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हर एक को उसकी जिंदगी जीने का हक मिले और वो खुल के जिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। यानी कानून के उसमें तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका क्या पालन जमीनी लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है नहीं मिलता है, वो एक अलग मसला है। तो ग्राउंड लेवल पे ये हर एक को अधिकार होना चाहिए जीने का, खुल के जीने का, डर के वो एक जगह पे अपने आप को कैद ना कर ले। तो अब देखते हैं कि कब इस तरीके का मामला होगा, कब ये चीज देखने मिलेगी। वरना मुझे ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ का भी सिनेरियो जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ना हो जाए कि किसी को भी कुछ बोलने पर उसकी लिंचिंग हो जाए, उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसका नुकसान कर दिया जाए।
बार बार मेरे प्लेटफॉर्म से भी मैं यही आवाज, और मैं अगर किधर जाता भी हूँ किधर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो ये एक ही चीज हर बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, और हर किसी को एक सेफ क्या कहते हैं उसको माहौल मिले कि वो अपनी जिंदगी जिए। नाजिया जी, आई एम श्योर कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपने अपना बहुत वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पे आई और अपनी इस बात को रखी, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप इतने सारे चैनलों पे जाती है, न्यूज चैनल वाले आपको बुलाते हैं, लेकिन जब ये मामला हुआ तो मैंने कोई भी न्यूज चैनल को देखा नहीं कि आपके लिए वो आवाज उठाए। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत नहीं ज्यादा दुख हुआ। नहीं साहिल, सब सारे न्यूज चैनल ने आवाज उठाई है और सबने अच्छा, स्पेशल, उठाई है। हाँ स्पेशल एक्सक्लूसिव करके दिखाया है। मैं अच्छा, आभारी हूँ इस देश के मीडिया हाउस की, मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल पूरा मतलब एक दो एंकर मिल करके उन्होंने पूरी बातचीत करके बताया है इस पूरी हाँ, तो घटना तो को। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कोई चैनल नजर नहीं आया था, लेकिन अगर आप कह रही हैं और अगर उन्हें उठाया है तो उठाना भी चाहिए, क्योंकि भाई आप जब नाजिया को बुलाते हो हर चैनल पर, उनका कीमती वक्त लेते हो, उनसे बात करते हो, तो भाई जब वो उनके ऊपर कोई इस तरीके से आरोप लगता है और उनकी जान को खतरा होता है, तो सारे चैनलों को मिलके ये आवाज उठानी चाहिए। तो अगर उन्होंने उठाया है तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। थैंक यू सो मच नाजिया जी आने के लिए, और भी आगे भी आपके साथ जो है वो हमारे चैनल पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो यार ये थी हमारी नाजिया जी, और लास्ट टाइम जो है वो कुछ रीजन की वजह से वो जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज उन्होंने अपना आधा घंटा दिया हमें। बड़ी बात है हमारे लिए। आप सभी लोगों ने देखा कि एक वो इंसान जो इस्लाम के बारे में बोलता ही नहीं है, आपको अच्छे से मालूम है, आप लोग भी कई सारे लोग जो है मैसेजेस हमको करते रहते हैं कि यार ये नाजिया तो इस्लाम के खिलाफ बोलती नहीं है या इस्लाम के बारे में नहीं बोलती है। सोचो कि वो जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के बारे में बोलती नहीं है, वो उसके साथ ये लोगों की इतनी बड़ी चिड़ है, इतना उसको जो है वो भाग दौड़ में लगा रहे हैं, उसकी जान को खतरा कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ यार क्या ही मामला करेंगे, क्या ही मामला करेंगे। कितना खतरनाक ये मामला है, आप खुद सोच सकते हैं।